राजेश अकेला ही गाड़ी ड्राइव करके रूम पर जा रहा था। अंधेरा होने वाला था। अचानक एक लड़की दोनों हाथों से गाड़ी रोकने का इशारा करती हुई ठीक गाड़ी के सामने आ गई। जल्दी में ब्रेक नहीं लगता तो निश्चित ही वह गाड़ी के नीचे आ जाती। सुनसान जगह पर अकेली लड़की को देखकर राजेश को आश्चर्य हुआ। गाड़ी की हेडलाइट के सामने होकर भी उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, क्योंकि उसके चेहरे पर दुपट्टा लिपटा हुआ था। वह दौड़ती हुई खिड़की के पास आई और बोली, लिफ्ट दे दो प्लीज, बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ। वह मॉडर्न सी लड़की लग रही थी, क्योंकि उसने जींस पे शर्ट पहन रखा था। राजेश कुछ बोलता उससे पहले ही वह गाड़ी के दूसरी तरफ आई और खिड़की खोलकर आगे की सीट पर बैठते हुए बोली, चलो प्लीज। राजेश थोड़ा डर गया था। हाईवे था, सड़क के दोनों तरफ अमीरों के फार्म हाउस थे। शायद वह उन्हीं में से किसी एक से निकल कर आई थी। उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी, फिर उसे पानी की बोतल देते हुए कहा, लो पानी पी लो, बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही हो। उसने घबराई हुई नज़र से उसे देखा, फिर चुपचाप बोतल हाथ में पकड़ ली। राजेश खुद भी घबराया हुआ था। उसकी नज़र गाड़ी के आगे और पीछे दोनों तरफ थी। डर था कि कोई पीछे न आ रहा हो। ये भी डर था कि वह लुटेरी हुई तो उसकी गैंग के लोग गाड़ी के सामने न आ जाए। मगर सड़क दोनों और सुनसान थी, इसलिए राजेश निडर होकर गाड़ी चलाने लगा। वह बोतल हाथ में पकड़कर बैठी थी। उसे इंतजार था उसके चेहरे से दुपट्टा हटाने का। वैसे भी जींस शर्ट के साथ चेहरे पर दुपट्टा अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद उसने चेहरे से दुपट्टा हटाया तो उसकी आंखें उसके चेहरे पर ठहर कर रह गई। वह बहुत सुंदर थी। दूध सा रंग, मासूम सा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें। राजेश तो उसे देखता ही रह गया। उसने बोतल से छोटे छोटे घूंट भरकर पानी पिया, फिर बोतल उसे देते हुए बोली, कहाँ तक जाओगे? राजेश सवाल के जवाब में सवाल कर दिया, आपको कहाँ तक जाना है? वह बोली, फिलहाल तो शहर में किसी होटल के पास छोड़ देना। कहाँ जाना है ये कल सोचूंगी। राजेश उसकी तरफ देखे बिना ही पूछा, घर से भाग कर आई हो? वह भी उसकी नज़रों का पीछा करते हुए सामने सड़क पर देखते हुए बोली, नहीं। उसके छोटे से जवाब से राजेश संतुष्ट नहीं हुआ। क्या काम करती हो? वह सपाट लहजे में बोली, कॉल गर्ल हूँ। उसके इतना कहते ही अचानक से उसके प्रति उसके विचार बदल गए। जो सम्मान और आकर्षण उसकी सुंदरता को देखकर उपजा था, वह उसका काम सुनते ही पता नहीं कहाँ चला गया। राजेश तल्ख लहजे में बोला, सीधे शब्दों में कहो ना, बेस्या हो। वह मुस्कुराते हुए बोली, आ गए ना अपनी औकात पर। कुछ देर पहले तो आपकी आंखों में बड़ा सम्मान और सहानुभूति दिखाई दे रही थी। धंधे के बारे में जानकर घृणा हो गई ना? वह बोला, भगवान ने इतना सुंदर बनाया है तुम्हें तो कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाता, फिर क्यों ये घृणित काम करती हो? उसकी आंखों में एक दर्द सा उतर आया था, मगर वह कुछ बोली नहीं, बस चुप हो गई। राजेश बोला, जवाब नहीं दिया मेरी बात का। वह सामने अस्त हो चुके सूरज की लालिमा पर नज़र गड़ाकर बोली, रहने दो, बड़ी लंबी कहानी है। बस इतना जान लो, इस धंधे में मर्द जात की वजह से हूँ। जब तक होश आया तब तक लोगों ने शरीर को इतना गंदा कर दिया था कि साफ सुथरा जीवन जीने के लायक ही नहीं बची थी। अब कहाँ से आ रही हो? राजेश से चुप नहीं रहा गया। वह बोली, अमीरों की रातें रंगीन करने उनके फार्म हाउस गई थी, मगर वे नशे में धुत होकर जानवर बने पड़े थे। मुझे देखते ही सारे एक साथ मुझ पर टूट पड़े, इसलिए जान बचाकर वहां से भाग आई। फिर काफ़ी देर तक दोनों के बीच बात नहीं हुई। क्या काम करते हो? उसने चुप्पी तोड़ी। वह बोला, सेल्समैन हूँ, लोगों को कमीशन पर ऑर्डर लाकर देता हूँ। उसने पूछा, किस चीज़ के सेल्समैन हो? वह बोला, सब चीज़ों का।
चाय से लेकर अगरबत्ती तक, चड्डी बनियान से लेकर साड़ी तक, जो भी होलसेल वाला कॉन्ट्रैक्ट करता है उसका काम करने लगता हूँ। इतना कमा लेता हूँ कि गुजारा हो जाता है। कुछ देर बाद शहर की सीमा प्रारंभ हो गई। राजेश उससे बोला, मैं ही शहर से बाहर की कॉलोनी में किराए के मकान में रहता हूँ। तुम आगे तिराहे पर उतर जाओ, यहाँ से कोई ऑटो पकड़ लेना। वह अधीर सी होकर बोली, यहाँ कहाँ से ऑटो मिलेगा? देखो सड़क बिल्कुल सुनसान पड़ी है। अगर मैं कॉल गर्ल ना होती तो तुम मुझे किसी होटल तक छोड़कर आते, है ना? राजेश कुछ ना बोला, बस गाड़ी रोककर खड़ा हो गया। वह काफ़ी देर तक सड़क पर आते जाते इक्के दुक्के वाहनों को देखती रही। फिर बोली, ये कैसी जगह है? यहाँ तो कोई ऑटो दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा करो, तुम मुझे शहर के भीतर किसी होटल तक छोड़ाओ। मैं इस शहर में नई हूँ, तुम्हारा जो भी किराया होगा दे दूँगी। राजेश गुस्से में बोला, मैं काफ़ी थका हुआ हूँ, रूम पर जाकर खाना भी बनाना है, तुम उतरो अभी। मगर वह नहीं उतरी। फिर प्रार्थना भरे स्वर में बोली, तुम अकेले रहते हो, एक रात के लिए शरण दे दो। आज का तुम्हारा खाना मैं बना दूंगी। जब उसने खाना बनाने के लिए कहा तो उसके मन में लालच जाग गया, क्योंकि खाना बनाने से उसे बहुत नफरत थी। आज फ्री में खाना बनाया मिल जाएगा, इस लालच से राजेश उसे अपने रूम पर ले आया। सही पूछो तो इन दिनों थोड़ी कड़की चल रही थी, जेब में पैसे नहीं थे, वरना वह होटल में खाना खाकर आ जाया करता था। जहां राजेश रहता था वह 2 बेडरूम का घर था, इसलिए उसके एक रात रुकने से उसे कोई परेशानी नहीं थी। वह 10 मिनट में फ्रेश हुई। फिर जब तक वह नहा धोकर फायरिंग हुआ तब तक उसने आलू की सब्जी और पराठे बना लिए थे। रात को वह एक पौवा पीकर खाना खाया करता था, इसलिए उस दिन वह जल्दीबाजी में 3 पैक बनाए और गटक गया। राजेश 2 साल बाद किसी औरत के हाथ का बना घर का खाना खाया था, दही और आलू की सब्जी के साथ। खाना इतना अच्छा लगा कि राजेश 6 पराठे डकार गया। उसे तुरंत नींद आ गई थी। वह कब सोई उसे नहीं पता। नवंबर के महीने के अंतिम दिन चल रहे थे। उसे इतना याद था कि वह उसे कंबल ओढ़ा रही थी। सुबह राजेश जल्दी उठ गया था। दूसरे कमरे में जाकर देखा तो वह अभी तक घोड़े बेचकर सो रही थी। उसका चेहरा कंबल के बाहर झांक रहा था। चेहरे पर जमाने भर की मासूमियत थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह धंधे वाली है। वह सुबह 7 बजे काम पर चला जाता था, मगर वह अभी तक उठी ही नहीं थी, इसलिए उसे अपना शेड्यूल चेंज करना पड़ा, क्योंकि उसके जाने के बाद ही राजेश घर को ताला लगाकर जा सकता था। अभी वह उसे जगाने ही वाला था कि पड़ोसन आ गई। आते ही उससे बोली, बेटा राजेश, मुझे 2000 रुपये की ज़रूरत है। मेरी बेटी को बच्चा होने वाला है। बेटी के ससुराल वालों ने उसे यहीं भेज दिया है। 1-2 दिन में डिलीवरी होने वाली है। मैं जल्द ही तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। 2-3 दिनों से जेब खाली चल रही थी। सुबह सुबह उस औरत का पैसे मांगने आना उसे जरा भी अच्छा नहीं लगा। राजेश झल्लाकर बोला, चाची थोड़ी बहुत शर्म कर, 5000 रुपये पहले उधार लिए बैठी हो, वह तो चुकाए नहीं, फिर से मांगने चली आई हो। चाची उदास होकर बोली, जहाँ थोड़ी बहुत आस होती है वहीं से मांगने की हिम्मत होती है बेटा। मैं तुम्हारा एक पैसा भी नहीं खाऊंगी। राजेश कुछ और बोलने वाला था कि वह नींद से उठकर दरवाजे पर आ गई थी। रात से उसने उसका पजामा और टी-शर्ट पहन रखा था। सफ़ेद वस्त्रों में वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। खुली रेशमी जुल्फें उसके चेहरे पर घटाओं की तरह लहलहा रही। अगर वह कॉल गर्ल ना होती तो यकीनन कमबख्त दिल उस पर फिदा हो जाता। पास आते ही उसने अपना बड़ा सा बटुआ खोला, फिर उसमें से 7000 रुपये निकाले। वह पैसे चाची को देते हुए बोली, लो चाची, इसमें से 5000 रुपये इसे दे दो, बाकी के 2000 रुपये अपने पास रख लो, और ये पैसे मैं वापस मांगने नहीं आऊँगी। इतना कहकर वह वापस कमरे में चली गई।
एक जवान और सुंदर लड़की को उसके घर में देखकर चाची उसके मुंह की तरफ देखने लगी। राजेश सफाई देता हुआ बोला, मेहमान है। चाची आंखों में आंसू भरकर बोली, बहुत सुंदर है और दयालु भी है। भगवान इसे बहुत सारी खुशियाँ दे, इतनी खुशियाँ दे कि इसका दामन भी छोटा पड़ जाए। खुशियाँ समेटते समेटते फिर चाची उसे उसके 5,000 रुपये लौटाते हुए बोली, ले बेटा अपने पैसे संभाल। राजेश उन पैसों को गौर से देखने लगा। वह जिस्म फरोशी से कमाए हुए पैसे थे। राजेश सुबह सुबह वह अशुभ पैसे लेने में झिझक रहा था, इसलिए वह बोला, अभी रहने दो चाची, बाद में दे देना। डिलीवरी का मामला है, पता नहीं कब और पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, बाद में दे देना। चाची मुझे भी दुआएं देती हुई चली गई। सुबह के समय दुआएं मिलने पर बहुत अच्छा लगा। चाची के जाते ही वह सीधा उसके पास कमरे में गया और बोला, गंदगी से कमाए हुए पैसों से पुण्य नहीं मिलता। वह दूसरी तरफ मुँह करके अपने आंसू पोंछ रही थी। शायद चाची के मुंह से दुआएं सुनकर उसके आंसू निकल आए थे, इसलिए चुप थी। राजेश उसकी भावनाओं से अनजान था। वह आगे बोला, मैं काम पर जाऊंगा, इसलिए अब तुम जाओ। अचानक उसका फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन उठाकर किसी से बात की, फिर उससे बोली, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से फ़ोन आया था। वह लोग मुझे ढूंढ रहे हैं क्योंकि कल शाम में एक शख्स के सर में बोतल मार आई थी। प्लीज़ 1-2 दिन और रुक जाने दो। राजेश बोला, वह पैसे वाले लोग हैं, तुम्हारी लोकेशन पता लगाकर यहाँ पहुँच गए तो मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगी। प्लीज़ तुम जाओ। वह बैग में से दूसरा फ़ोन निकाल कर दिखाते हुए बोली, उन लोगों के पास मेरे जो नंबर है वह फ़ोन मैंने तुम्हारी गाड़ी में बैठने से पहले ही स्विच ऑफ कर दिया था। मेरे कारण तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, प्लीज़ रुक जाने दो। एक मजबूर लड़की समझकर कुछ दिन और शरण दे दो। राजेश तल्ख लहजे में बोला, गले मत पड़ो, निकलो यहाँ से। तुम जैसी लड़कियों के लिए मेरे दिल में जरा भी हमदर्दी नहीं है। वह अपना सामान समेटते हुए बोली, ठीक है जा रही हूँ, मगर कल को अखबार में मेरे मरने की खबर पढ़ो तो अफसोस मत करना। एक बाजारू लड़की हूँ, कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रही हूँ, समझ लेना एक गंदगी तुम्हारे साफ सुथरे समाज से कम हो गई। वह इमोशनल करके उसे मनाना चाहती थी, मगर राजेश उसकी बातों में नहीं आया। बोला, बातें मत करो, निकलो यहाँ से। वह समझ चुकी थी कि उसे भावुक करना बहुत मुश्किल है। फिर एक आखिरी कोशिश करते हुए बोली, मैंने रात को अपने कपड़े धोए थे, अभी तक गीले हैं, दोपहर तक रुक जाने दो प्लीज़। मजबूरन उसे उसकी बात माननी पड़ी। वह बोला, मैं मार्केट जा रहा हूँ, तुम घर को ताला लगाकर चाबी गेट के बाहर पड़ी मैट के नीचे दबा कर रख जाना। एक अनजान लड़की के हवाले घर छोड़कर वह काम पर निकल गया। काफ़ी लोगों से कमीशन के पैसे लेने थे। इसे संयोग कहो या किस्मत, उस दिन बकाया वसूली से उसकी जेब भर गई थी। थोड़ा बहुत काम करके राजेश शाम 4 बजे घर लौट आया था। उसने सोचा था वह चली गई होगी, मगर घर आकर देखा तो वह अभी तक नहीं गई थी। उसने आते ही सवाल किया, तुम दोपहर तक जाने वाली थी ना? वह मासूमियत से बोली, जाना ही चाहती थी, मगर तुम्हारा घर बहुत गंदा हुआ पड़ा था, इसलिए सोचा थोड़ी सफाई कर देती हूँ। राजेश बोला, बहाने मत बनाओ, चलो अभी निकलो यहाँ से, मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं करूँगा। फिर राजेश घूमकर पूरा घर देखा। उसने रसोई से लेकर संडास तक सबको साफ कर दिया था। देखकर अच्छा लगा। वह पीछे पीछे आई और बोली, अब तो शाम हो गई है, सुबह ही जाऊंगी, एक रात और बर्दाश्त कर लो। वह बोला, तुम्हारे साथ इतनी सख्ती से पेश आ रही हूँ, फिर भी तुम पर कोई असर नहीं हो रहा। तुम किस मिट्टी की बनी हो? वह मुस्कुराकर बोली, जिंदगी में प्यार तो कभी मिला ही नहीं, सबने ऐसा ही व्यवहार किया है मेरे साथ, इसलिए आदत पड़ गई है। राजेश उसकी उदास मुस्कान को घूरता हुआ बोला, प्यार क्यों नहीं मिला? माँ बाप ने तो लड़ाया होगा ना? वह बोली, जब 5 साल की थी
तब पापा चल बसे थे, फिर माँ मुझे दादी के पास छोड़कर किसी के साथ भाग गई। मुझे नहीं पता था माँ बाप का प्यार क्या होता है। कहते हुए उसके चेहरे पर गहरी वेदना की रेखाएं उभर गई थी। दादी के लिए तो मैं मनहूस थी, फिर भी उसने मुझे खेत की ज़मीन बेचकर पाला था। मगर जब 17 साल की थी तब एक दिन दादी भी मुझे छोड़कर परलोक सिधार गई। मैं भरी दुनिया में अकेली हो गई थी। दादी के जाते ही नाते रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो चुका था। हर कोई दिखावटी सहानुभूति दिखाकर शादी के नाम पर मुझे बेच देना चाहता था। एक 17 साल की लड़की के लिए 40 साल तक के दूल्हे देखे गए। बूढ़ों को मेरे गले मरकर मुझे अमीरी के सपने दिखाए गए। ऐसे समय पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर एक दिन एक लड़के के साथ जो मुझे आखिरी दम तक चाहने के दावे करता था, मैं उसके साथ शहर भाग आई। मगर वह तो कुत्ते से भी गया गुजरा निकला। महीनों तक मेरे शरीर से खेलते रहा, फिर मुझे नशे की गोली देकर अपने दोस्तों को भी मेरा शरीर सौंपता रहा। एक दिन मैं सब कुछ जान गई और उसके चंगुल से निकलकर भाग आई। मगर उसके बाद भी जहां शरण मांगी, सबने मुझे लूटा या लूटने की कोशिश की। अंत में मैंने पेट भरने के लिए खुद को जानबूझकर लुटाना शुरू कर दिया। राजेश बोला, तुम्हारी कहानी बहुत दर्द भरी है, मगर रास्ते और भी निकल सकते थे। तुम कहीं नौकरी भी कर सकती थी। वह उदास होकर बोली, तुम नहीं समझ सकते, एक अनाथ लड़की होकर जीना बहुत मुश्किल है। इतनी समझ भी नहीं होती थी। जो पेट भरने के लिए सही रास्ता नजर आया वह अपना लिया। राजेश बीच में बोल पड़ा, सही रास्ता नहीं, सरल रास्ता बोलो। पीड़ा से उसका चेहरा बिगड़ गया। बोली, सरल कहाँ है, आत्मा का सौदा करना पड़ता है। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जिन पर थूकने का मन भी ना करे, उनके साथ हम बिस्तर होना पड़ता है। तुम औरत नहीं हो, इसलिए तुम नहीं समझ सकते। राजेश ज़्यादा समझना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उसने भी बहुत बड़ी चोट खाई थी। इसलिए वह चुपचाप अपने कमरे में आकर बैठ गया। वह मेरे पीछे पीछे कमरे में आ गई। उसे चुप देखकर बोली, एक बात पूछूं? वह बोला, क्या? वह बोली, कमरा साफ करते वक्त एक फ़ोटो सामने आई थी जो तुम्हारी शादी की फ़ोटो थी, मगर घर में कोई और फ़ोटो क्यों नहीं है? राजेश बोला, इसलिए कि वह अब मेरी ज़िंदगी में नहीं है। वह बोली, ओह सॉरी। किया हुआ तुम्हारी पत्नी को राजेश बताना तो नहीं चाहता था, मगर उसने बिना पूछे अपनी कहानी बताई थी, इसलिए उसने भी बताना शुरू कर दिया। 3 साल पहले हमारी शादी हुई थी। शादी के तीसरे महीने ही हम यहाँ शहर में आकर रहने लगे, क्योंकि उसकी मेरी भाभी के साथ नहीं बनती थी। वैसे भी भाई और भाभी हमें वहाँ से निकालना चाहते थे, इसलिए मैं उसे शहर लेकर आ गया। नई जगह थी, कमाना बहुत मुश्किल था, उसे बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए थे। जब मैं काम पर चला जाता था तब वह पीछे से यार बुला लेती थी। एक दिन मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। उस दिन वह अपने एक यार के साथ घर छोड़कर चली गई। 2 साल हो गए, मैंने उसे खोजने की कोशिश भी नहीं की। वह बोली, मैं समझ गई तुम्हें हम जैसी लड़कियों से नफरत क्यों है, मगर अब तो तुम्हारा धंधा चल निकला है, तुमने गाड़ी भी खरीद ली है। अब अपना खुद का घर बनाओ और दूसरी शादी कर लेना, क्योंकि अकेले ज़िंदगी काटना बहुत मुश्किल है। इतना कहकर वह रसोई में चली गई। राजेश रसोई में उसके पीछे पीछे गया। फिर उससे बोला, ज़्यादा खाना मत बनाना, क्योंकि मैं अपना खाना होटल से पैक करवा कर लाया हूँ, तुम्हारे लिए भी ले आता, मगर मैंने सोचा तुम जा चुकी हो। वह बोली, तुमने एक रात और शरण दी है, यही काफ़ी है, मैं खाना बना लूँगी। उसके बाद राजेश ने अपना कमरा बंद किया। बेवफा बीबी का जिक्र होने से कमबख्त दर्द बढ़ गया था, इसलिए उस दिन उसने 2 पैग ज़्यादा लगा लिए। फिर होटल से पैक करवाया हुआ खाना खाया और सो गया। रात के 3 बजे उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया जा रहा था। वह बोला, कौन है? बाहर से दबी दबी आवाज़ आई, मैं अंजलि हूँ, दरवाज़ा खोलो प्लीज़। वह इतने समय से उसके घर में थी, मगर वह उसका नाम भी नहीं जानता था। जैसे ही राजेश ने
दरवाज़ा खोला तो देखा वह फर्श पर बैठी तड़प रही थी। वह बोला, क्या हुआ? वह बोली, तबीयत खराब हो गई है, कोई पेन किलर टेबलेट है तो दे दो प्लीज। राजेश उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया तो महसूस हुआ वह बुखार से तड़प रही थी। उसे सहारा देकर उसके कमरे तक ले गया, फिर उसे बेड पर बिठाकर घर में दर्द की गोली ढूंढने लगा, मगर उसे टेबलेट नहीं मिली। वह बोली, पूरा बदन दर्द कर रहा है, सर में हथौड़े से बज रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे जान ही निकल जाएगी। उसने पूछा, कितनी देर हो गई ऐसी हालत हुए? वह बोली, खाना खाते ही तबीयत बिगड़ गई थी, मैं एक पल भी नहीं सो पाई, मगर अब तो ऐसे लग रहा है प्राण ही निकल जाएंगे, इसलिए मजबूरन तुम्हें जगाना पड़ा। राजेश समझ गया उसे फूड पॉइजन हो गया है। इतने दर्द में भी उसने मुझे नहीं जगाया। ये जानकर उसे खुद से घृणा होने लगी। एक अनाथ लड़की के साथ उसका व्यवहार सही नहीं था, इसका उसे पहली बार एहसास हुआ। उसने जीवन में बहुत दर्द सहा था, शायद उसे दर्द सहने की आदत थी, इसलिए ऐसी हालत में भी चुपचाप पड़ी रही। राजेश बोला, चलो हॉस्पिटल चलते हैं, थोड़ी सी हिम्मत करके बाहर गाड़ी तक चलो। उसकी आंखें बंद हो रही थी, फिर भी वह हिम्मत करके खड़ी हो गई, मगर एक पल में ही गिर पड़ी। राजेश तुरंत उसे गोद में उठाया और बाहर की तरफ दौड़ा। गाड़ी की पिछली सीट पर उसे लेटाकर गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ दौड़ी। रास्ते में वह बोली, एक बात कहूँ? राजेश बोला, क्या? वह बोली, अगर मैं मर जाऊँ तो मेरा अंतिम क्रियाक्रम सही ढंग से कर देना, मैं जन्मों तक तुम्हारा एहसान मानूंगी। मेरे बैंक अकाउंट में 4 लाख से ज़्यादा रुपए पड़े हैं, एटीएम कार्ड मेरे बैग में है, मुझसे घृणा मत करना प्लीज। मेरा तन गंदा हुआ है, मगर मेरा मन गंगा मैया की तरह पवित्र है, तुम यकीन करना प्लीज। राजेश बोला, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में चल रहे हैं, मेरी ही गलती है यार। मेरी रसोई में ना जाने कितना पुराना सामान पड़ा हुआ है, तुमने शायद कोई एक्सपायर हुई चीज़ खा ली है, इससे फूड पॉइजन हो गया है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, हिम्मत रखो। वह बंद आंखों से दर्द को पीते हुए बोली, मुझे जाने दो दोस्त, जीकर भी क्या करूँगी, थक गई हूँ मैं। चलते चलते बचपन से 2 बूंद प्यार के लिए तरसती रही हूँ, प्यार तो नहीं मिला, इज्जत की ज़िंदगी भी छिन गई। तुम मुझसे नफरत मत करना, कोई मुझसे नफरत करता है तब बहुत दुखता है। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे रोते देखकर राजेश की आंखों से अपने आप ही आंसू निकलने लगे। वह तेजी से गाड़ी चलाता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा, उसे गोद में उठाकर अंदर ले गया। जब वह उसकी गोद में थी तब उसने एक बार फिर उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, दोस्त मुझसे घृणा मत करना। फिर वह बेहोश हो गई। उसका इलाज शुरू हो गया था। वह इमरजेंसी वार्ड में भर्ती थी। सुबह तक उसे होश नहीं आया था। डॉक्टरों ने कहा कि घातक फूड पॉइजनिंग हुई है। हॉस्पिटल लाने में देरी हुई, इस कारण भी खतरा बढ़ गया है। बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, आगे ईश्वर की मर्जी। राजेश दिन भर भूखा प्यासा उसके होश में आने का इंतजार करता रहा। शाम के समय उसने आंखें खोली। वह उसके पास जाकर बैठ गया, फिर उससे बोला, सुनो, मुझे तुमसे जरा भी नफरत नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो, भगवान तुम्हें 100 साल की उम्र दे। वह फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, नफरत नहीं करते तो बददुआ क्यों कर रहे हो? राजेश अपने सीने पर हाथ रखकर बोला, कसम से दिल से बोल रहा हूँ। वह बोली, कमबख्त जिंदगी सजा बन गई है और तुम कह रहे हो 100 साल तक सजा भुगतूं, अब तो मरने की दुआ करो दोस्त, मुझे नहीं जीना। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वह पूरी तरह नकारात्मक सोचने लगी थी। उसका सोचना भी सही था। जिस बच्ची को बचपन से लेकर जवानी तक इस स्वार्थी दुनिया से प्यार का एक कतरा भी नसीब न हुआ हो, वह भला पॉजिटिव कैसे सोच सकती थी? 3 दिन हो गए थे उसकी हालत स्थिर थी, मगर सुधार नहीं हो रहा था।
डॉक्टर ने कहा पता नहीं क्यों रिकवरी नहीं हो पा रही है। सारी दवाएं बदल कर देख ली, अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। एक रात वह सो रही थी और राजेश उसके पास ही खाली बेड पर बैठा था। तब वह आंखें खोलकर बोली, गुस्सा आ रहा है क्या? वह बोला, पागल हो क्या, गुस्सा भला क्यों आएगा? वह छत को देखते हुए बोली, जबरदस्ती गले पड़ गई हूँ। जब से तुम्हारी जिंदगी में आई हूँ तुम्हारी जिंदगी ही अस्त व्यस्त हो गई है। राजेश उठकर उसके पास आ गया, फिर उसकी बगल में बैठता हुआ बोला, एक बात कहूँ? वह उसके चेहरे को गौर से देखते हुए बोली, क्या? वह बोला, जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझे तुमसे शादी करनी है। वह फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, मजाक मत करो। वह उसके सीने पर रखा उसका हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर कहा, ऐसे समय में भी कोई मजाक करता है क्या? एक औरत का ठुकराया हुआ हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। मेरे माता पिता भी बचपन में चल बसे थे। अब एक भाई है जो अपनी दुनिया में मस्त है। मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी तरह मैं भी तन्हा और टूटा हुआ हूँ। तुमसे पहले किसी पर भी विश्वास करने का दिल नहीं करता था, मगर इन 4-5 दिनों में तुम्हारा होकर रह गया हूँ। प्लीज़ मेरे रूखे व्यवहार को माफ़ करके मुझे अपने दिल में जगह दे दो। मैं वादा करता हूँ मेरी वजह से तुम्हें जरा भी कष्ट नहीं होगा। मैं कभी भी तुम्हारे अतीत का जिक्र नहीं करूँगा। तुम्हें इतनी खुशियाँ दूंगा कि तुम सारे गम भूल जाओगी। उसकी बातों को उसने आंखें बंद करके सुना। उसने देखा उसकी दोनों आंखों से आंसू निकल रहे थे। वह बोला, रो रही हो? वह बोली, एक बात कहूँ? वह बोला, क्या? वह उसके हाथों को अपने हाथों से कसकर पकड़ते हुए बोली, तुम्हारे साथ गाड़ी में बैठी थी तब लगा था जैसे तुम कोई पुराने जानकार हो, मगर तुमने मुझे बेस्या कहा तब पता नहीं दिल में दर्द सा हुआ। बहुत से लोगों ने मुझे गालियां दी है, मेरे लिए घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया है, मगर उनकी बातों का जरा भी बुरा नहीं लगा। मगर तुम्हारा रूखा व्यवहार पता नहीं यहाँ दिल में चुभता था। तुम्हारे घर से जाने से पहले एक बार तुम्हारी आंखों में अपने लिए इज्जत देखना चाहती थी, मगर तुम तो अब पूरे के पूरे मेरे हो गए हो। अब मर भी जाऊं तो गम नहीं। राजेश उसके होठों पर हाथ रखते हुए बोला, ऐसा मत बोलो। अब तुम्हें ठीक होना है, फिर हम दोनों मिलकर इस दुनिया में अपने हिस्से की खुशियाँ ढूंढेंगे। वह 2 दिन में ठीक हो गई। डॉक्टर भी हैरान थे कि ये कैसे हो गया। कहते हैं जिजीविषा से बढ़कर इस दुनिया में कोई दवाई नहीं है। जब इंसान में और जीने की इच्छा प्रबल हो जाए तब शरीर रूपी फैक्ट्री में दवाई का निर्माण अपने आप होने लगता है। आज राजेश और अंजलि की शादी को 2 साल हो गए हैं। वह राजेश के साथ बहुत खुश है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।